हाय वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन आवर एसएफएम प्लेलिस्ट। हम अपने एसएफएम की जो प्लेलिस्ट बना रहे हैं जिसमें एमक्यूपी और पीटीपी के सवाल बना रहे हैं उसमें अब दिसंबर 25 के बाद जून 26 के फर्दर एडिशंस करने का वक्त आ गया। अब हम जो एडिशन करने जा रहे हैं वो है फ्रॉम द चैप्टर ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ज्यादातर सब इजी ही क्वेश्चंस हैं, पर कुछ कुछ स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम थी सर TWROR और MWROR की प्रैक्टिस करा दो, तो इसके दो सवाल आपको इस प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगे। एट द सेम टाइम आई एम हैप्पी टू अनाउंस दैट डिस्क्रिप्शन में आपके लिए क्वेश्चन बैंक इंतजार कर रही है आपका। डाउनलोड कीजिए पूरी क्वेश्चन बैंक को एंड एंजॉय ऑल द क्वेश्चंस अलोंग विद द वीडियो सॉल्यूशंस। मजा आ जाएगा आपको अपनी पूरी प्रैक्टिस करके। सीएमए फाइनल एसएफएम आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे तैयार करना है, क्या क्या प्रैक्टिस करना है। सो यस, जाइए डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कीजिए हमारे क्वेश्चन बैंक को। शुरुआत करते हैं अपने इस पार्ट की। लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 19। ओके, वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 19। मैं आपको ये बात क्लियर कर देता हूं, हो सकता है हमारे क्वेश्चन बैंक में आपको दूसरे क्वेश्चन नंबर्स देखने को मिल जाए, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, पॉसिबल है। तो उस चीज को लेकर के अगर कभी भी कोई क्वेश्चन नंबर में चिंता आए तो आप क्वेश्चन मैच कर लेना कि क्वेश्चन का नाम क्या है, क्योंकि ये एक डायनेमिक सीरीज है, हम लगातार सवालों को अपडेट करते रहेंगे। तो ऐसे में ऑब्वियसली थोड़े बहुत चेंजेस इधर उधर हो सकते हैं, ये चीज का ध्यान रखिएगा, सवाल मैच कीजिएगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 19 नाउ। ये आया था जून 25 में एमक्यूपी में। हमने उस समय इसको स्किप किया था क्योंकि इसके सॉल्यूशन को लेकर के थोड़ी सी दिक्कतें आ रही थी, बट नाउ वी आर ओके विद द सॉल्यूशन। अब देख लेते हैं इसको कैसे सजाया जा सकता है। तो आइए इसके सॉल्यूशन को डिस्कशन में लाते हैं। सवाल ये है दैट देयर इज अ म्यूचुअल फंड दैट स्टार्ट्स इट्स ईयर विद 50 मिलियन। तो यानी कि एक म्यूचुअल फंड है जिसके पास में 50 मिलियन रुपीज है टू स्टार्ट इट्स ईयर। बाई फर्स्ट ईयर इट हैज एप्रिशिएटेड टू 60 मिलियन, यानी 50 मिलियन के साथ जो ये मैनेज कर रहे थे अपने AUM को, एसेट अंडर मैनेजमेंट को, उसको ये ग्रो करके 60 मिलियन ले जा पाए हैं। दिस इज अ क्लियर कट अप्रिसिएशन ऑफ 20%। 50-60 हो जाता है तो 20% का अप्रिसिएशन हो जाता है, जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एट विच पॉइंट इट रिसीव्स कैश अमाउंटिंग टू ₹20। ऑब्वियसली दिस इज 20 मिलियन। अब यहां हम इसको इंटरप्रेट गलत कर रहे थे, जब इसको लास्ट हम लोग देखे थे और स्किप किए थे फिर, तो इसको इंटरप्रेट गलत कर रहे थे। अब क्लैरिटी आ गई इस चीज को लेकर के कि ये क्या चीज का पैसा आपके पास आया है। इज इट डिविडेंड्स? नो, इट इज नॉट डिविडेंड्स। दीज आर फंड्स व्हिच हैव बीन रिसीव्ड फ्रेशली फ्रॉम द न्यू इन्वेस्टर्स। यानी ये एक ओपन एंड म्यूचुअल फंड है, यानी ये अपने जो यूनिट्स हैं उसको लगातार इशू करते जा रहा है। अगर नए इन्वेस्टर्स इसके यूनिट्स को खरीदना चाहते हैं तो वो यूनिट्स खरीद सकते हैं। तो ड्यूरिंग द ईयर इसके पास में 20 मिलियन और पैसे आ गए हैं, यानी इन्वेस्टर्स ने इसको और 20 मिलियन का हिसाब दे दिया है। अब ये सिचुएशन को समअप करते हैं कि साल का बिगनिंग इन्होंने स्टार्ट किया था 50 मिलियन से, जो कि इंक्रीज होकर के ये 60 मिलियन पे पहुंच गए। 60 मिलियन के ऊपर में इनको 20 मिलियन का एक टॉपअप देखने को मिला जब इन्वेस्टर्स ने और पैसे इनके हाथ में दे दिए, लो भाई इन्वेस्ट करो। तो अब इनके पास 60 मिलियन प्लस 20 मिलियन मिलकर के 80 मिलियन का हिसाब हो गया। सेकेंड ईयर के एंड तक जाते जाते इनका फंड और 50% से अप्रिशिएट हो गया, यानी ये 80 मिलियन पे खड़े थे, 80 मिलियन 50% बढ़ेगा तो 120 मिलियन पे पहुंच जाएगा। अब कैश फ्लोस को अगर आप ठीक से पहचान जाएंगे तो आपके लिए TWROR एंड MWROR कैलकुलेट करना आसान होगा। TWROR का फुल फॉर्म हो गया टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न, दिस इज एज गुड एज ज्योमेट्रिक मीन, एंड MWROR इज मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न विच इज एज गुड एज IRR, यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के जैसा ही है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं ये कैसे बना सवाल। सबसे पहले आप देखिए मैंने कैश फ्लोज डिफाइन किए हैं। सबसे पहले हमारे पास 50 मिलियन का इन्वेस्टमेंट आया है। फंड के पर्सपेक्टिव से ये एक पॉजिटिव कैश फ्लो है, हालांकि इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक नेगेटिव कैश फ्लो होगा। फर्स्ट ईयर के एंड में इन्वेस्टर्स ने और 20 मिलियन इन्वेस्ट कर दिए इस फंड में, तो इन्वेस्टर्स के जेब से पैसे गए हैं, फंड के पास पैसे आए हैं। और सेकेंड ईयर के एंड तक हमारा फंड का जो टोटल वैल्यू हो गया वो हो गया 60 प्लस 20, 80 के ऊपर 50%। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 60 प्लस 20 प्लस 50% यानी 120 मिलियन। अब हमारे पास तीनों कैश फ्लोज हैं, हम MWROR और TWROR कैलकुलेट करना चाहते हैं। पहले IRR कर लेते हैं, यानी मनी वेटेड कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कैश फ्लोज डाले 30 एंड 35% पे, इसको हमने कैलकुलेट करके देखा है। नाउ यू कैन आस्क एंड यू कैन रेज अ क्वेरी कि सर हाउ डू यू नो वी हैव टू टेक 30 एंड 35। तो भाई कुछ अंदाजा नहीं है अपने को कि 30 लेना है कि 35 लेना है, बट मैं फिर भी एक अंदाजा बता देता हूँ। भाई पहले साल आपका ग्रोथ हुआ है लगभग 20% का, अगले साल हुआ है 50% का, तो 20-50 के बीच में मैंने कुछ भी ले लिया, तो रफली 30-35% के बीच में मैंने इसको अकाउंटिंग करने का सोचा। आप देख सकते हैं मेरे दोनों ही रिजल्ट्स पॉजिटिव आए हैं, जीरो के नीचे नहीं आया, नेगेटिव रिजल्ट नहीं आया। तो मैं भी कोई एकदम परफेक्ट रेट नहीं लिया हूं, मैं ऐसे ही रेट कैलकुलेट कर लिया। हालांकि ये रेट्स आप
आईआरआर मेथोडोलॉजी के हिसाब से कर सकते हैं कैलकुलेट। आप देख लीजिए आपका क्या रेट आता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास टोटल इनफ्लो है 120 जबकि आउटफ्लो हमारे पास 70 का, तो टोटल हमारा नेट कैश 50 का है इन और टोटल पीरियड ऑफ 2 इयर्स। तो 25 डिवाइडेड बाई आप रफली 70 कर लो तो कितना आ रहा है, 25 डिवाइडेड बाई 70 लगभग 35% के आसपास आ रहा है। तो हमने 35% यहां से ले सकते हैं मैंने इसको इनटू एडजस्टमेंट फैक्टर 1 से किया है बिकॉज मेरे जो कैश फ्लोज हैं वो एकदम लास्ट में आ रहे हैं, तो शुरुआत में कुछ भी नहीं होने के कारण हम एक इंक्रीजिंग कैश फ्लो पैटर्न में इसको ले जा रहे हैं एंड 1 से मल्टीप्लाई करके 35% के आसपास में पहुंच गया। तो एक रफ कैलकुलेशन हुआ है। ये आईआरआर मेथोडोलॉजी के हिसाब से इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि यहाँ पे आउटफ्लो एक नहीं है 2 है, तो जब आउटफ्लो एक के जगह 2 होते हैं तो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है सवाल करना। बट ठीक है 30-35% आप रफली कुछ भी लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं, चलेगा। तो हमने यहाँ पे 30 और 35 के हिसाब से इसको सॉल्व किया। इस सवाल में खास बात बस यही है कि क्योंकि हमारा आउटफ्लो 2 अलग अलग अमाउंट्स पे है तो हमने पूरा एनपीवी ही निकाल दिया। हम आमतौर पे क्या करते हैं, हम कैश फ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू करते हैं फिर उसको इक्वेट करके देखते हैं विद अवर आउटफ्लोज। यहां हम वो नहीं कर रहे हैं, यहां हम एनपीवी निकाल के देख रहे हैं एंड फाइंड आउट ये करना चाहते हैं कि कब एनपीवी 0 आ जाएगा, क्योंकि आईआरआर का डेफिनेशन भी यही होता है जहां पे एनपीवी 0 हो जाए वो रेट हमारा आईआरआर होता है। तो एक तरह से वही काम हम यहाँ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एनपीवी निकाला 30 और 35 दोनों परसेंट पे, दोनों ही केसेस में एनपीवी पॉजिटिव आई, 0 नहीं आई, पर इंटरपोलेशन अप्लाई हो जाएगा। तो इंटरपोलेशन के लिए आप देख सकते हैं R-30 डिवाइडेड बाई 35 - 30। हमको चाहिए एक ऐसा रेट जहां पे एनपीवी 0 आए, तो हमारा रिक्वायरमेंट है 0 एनपीवी का, जबकि हमारे पास दोनों टाइम एनपीवी पॉजिटिव में आया है। सॉल्व करने पे लास्ट में फाइनल रिजल्ट आ रहा है 36.12%। तो आईआरआर कंप्यूटेशन कैसे आया, पीछे के सारे थॉट, इंटरपोलेशन एप्लीकेशन, एनपीवी लेके करना, मैं सब एक्सप्लेन किया हूं, पर ऑब्वियसली आपको इसको खुद से बनाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फील दिस क्वेश्चन एंटायरली। ठीक है, तो आप पॉज कीजिए सवाल को एंड अपने हिसाब से सवाल को ट्राई कीजिए, देखिए आप सॉल्यूशन तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे हैं। जरूरत पड़े तो दोबारा सॉल्यूशन देखिए। आगे बढ़ते हैं TWROR पे। तो TWROR यार बहुत सिंपल होता है, वहां पे आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो आप रिटर्न निकालिए फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर। मैं बताता हूँ कुछ निकालने का भी दरकार नहीं है, आपके पास 20% और 50% ऑलरेडी दिया हुआ था। सो 20% एंड 50% आर योर रिटर्न्स फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर। आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है 1 + R1 × 1 + R2 टू द पावर 1/2 - 1। हमने 1.2 × 1.5 टू द पावर 1/2 किया। पावर 1/2 करने के लिए अंडर रूट प्रेस कर सकते हैं एंड -1 करके रिजल्ट आ रहा है 34.16%। यहाँ पे सवाल तीसरा ये आया, तीसरा सवाल भी था इस सवाल में, बोला कि अगर फर्स्ट ईयर के बाद में 20 मिलियन हमारा इनफ्लो ना हो करके अगर आउटफ्लो होता तो TWROR पे इसका इंपैक्ट क्या होता। जवाब है कुछ नहीं होता। सर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि TWROR का कैश फ्लो से कोई लेना देना ही नहीं है। आपका आउटफ्लो हो या इनफ्लो हो, आपका रिटर्न फर्स्ट ईयर का 20% ही था, सेकंड ईयर का 50% ही था, तो TWROR उतना ही आएगा जितना आया है। फर्क पड़ता है मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न पे, टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न पे कैश फ्लोज का कोई इंपैक्ट नहीं होता है। So that was question number 19 for you. I hope you have thoroughly enjoyed this question. मेरे हिसाब से ये इजी था, पर हाँ इसको बनाने का एक तरीका तो था, जो तरीका आपको सीखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। वेरी इजी क्वेश्चन, दिसंबर 25 के एमक्यूपी में आया हुआ है। अब जाहिर सी बात है दिसंबर 25 में 2 एमक्यूपीज थे एंड पोर्टफोलियो के 2-2 क्वेश्चन आते हैं, तो अब हमारे पास टोटल 4 क्वेश्चंस लगातार यहां से एमक्यूपी के होंगे जो हम रिव्यू करेंगे। ये पहला सवाल है। सवाल में आपके पास 2 पोर्टफोलियो है, एक पोर्टफोलियो बी और एक है पोर्टफोलियो एल। दोनों के लास्ट 4 साल के आपको रिटर्न्स दिए गए हैं। इन रिटर्न्स की मदद से ऑब्वियसली आप एवरेज रिटर्न्स कैलकुलेट कर सकते हैं एंड इफ रिक्वायर्ड यू कैन कैलकुलेट अदर थिंग्स एज वेल। बीटा फैक्टर दोनों का दिया हुआ 1.3 एंड 1.2। मार्केट रिटर्न दिया हुआ है 12% का। आरबीआई का रिस्क फ्री रेट दिया हुआ है 5% का। आपको पूछा जा रहा है कि इन दोनों में से कौन से पोर्टफोलियो के साथ आप जाएंगे। नाउ दिस हैज बिकम वेरी वेरी इजी। आप यहाँ पे अपने जो एवरेज रिटर्न्स हैं उनको निकालिए, जिसको आप AR का नाम देंगे। AR स्टैंड्स फॉर एवरेज रिटर्न या फिर मैं एक्चुअल रिटर्न। और फिर आप एज पर CAPM ER भी निकालिए। ER होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न। CAPM के हिसाब से क्योंकि आपके पास बीटा है फॉर बोथ द फंड्स, तो यू कैन कैलकुलेट बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला RF + RM - RF * बीटा, तो उससे आपका ER आएगा। और फिर बोलने की क्या बात है भाई, अगर आपका AR ER से ज्यादा है यानी आपकी कमाई आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न से ज्यादा है, तो उस केस में वो फंड अच्छा है। एंड अगर आपका एक्चुअल रिटर्न आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न से कम है तो वो फालतू फंड है, उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। सिंपल हिसाब, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एवरेज रिटर्न निकाला है। फॉर दिस आई हैव डन वेरी सिंपल कैलकुलेशन। आई हैव एडेड
all the return values given for both the portfolios and divided it by 4. तो यहाँ पे मेरे पास में एवरेज आया 13.25 एंड 13.15 रेस्पेक्टिवली. इसके साथ साथ में मैंने एक्सपेक्टेड रिटर्न भी निकाल लिया. तो एक्सपेक्टेड रिटर्न के लिए CAPM लगा करके बीटा दिया हुआ था 1.3 एंड 1.2 रेस्पेक्टिवली, 14.1 एंड 13.4 पे हम पहुंचे. अब कंपेयर कर लीजिए, बी की अगर हम कंपैरिजन करें तो इसका एक्चुअल रिटर्न है 13.25 यानी 13.25%, जबकि इससे एक्सपेक्टेशन थी 14.1. ये एक्सपेक्टेशन से खराब कर रहा है. इस पोर्टफोलियो को हमको इन्वेस्टमेंट में नहीं कंसिडर करना है. दूसरे केस में हमारा पोर्टफोलियो 13.15, ये भी खराब कर रहा है. एक्सपेक्टेड रिटर्न है 13.4%, ये अभी भी आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो ये भी फालतू पोर्टफोलियो है, हम इसमें भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे. लेकिन अगर हमसे फिर भी कोई पूछे अब दोनों को देखते हुए बताओ, तो भैया जो पोर्टफोलियो एल है वो थोड़ा कम खराब है. उसका अल्फा नेगेटिव तो है लेकिन उतना नेगेटिव नहीं है जितना पोर्टफोलियो बी का है. तो कुछ हद तक जो बोलते हैं ना, रहम दिल होकर के हम पोर्टफोलियो एल की तरफ अपना डिसीजन सुना सकते हैं, और वही आपको यहाँ पे डिसीजंस में नजर आएगा. पहला, हमने दोनों का अल्फा निकाला. अल्फा फॉर द फर्स्ट वन एंड सेकंड वन बोथ इज नेगेटिव, पर पोर्टफोलियो एल के केस में थोड़ा नेगेटिव कम है. दूसरा, दोनों स्टॉक्स ओवर वैल्यूड हैं या दोनों पोर्टफोलियोज ओवर वैल्यूड है. यहां मैंने स्टॉक्स वर्ड यूज किया, पोर्टफोलियो यूज करना चाहिए था. बोथ पोर्टफोलियोज आर ओवर वैल्यूड, यानी जितनी इनसे उम्मीद थी उतना परफॉर्मेंस ये देते नहीं है, फालतू पोर्टफोलियोज हैं. एंड लास्ट में हमने लिखा है कि भाई बेस्ड ऑन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप बिटवीन द टू, अगर एक को चूज करना ही होगा वी विल गो विथ एल नॉट बी. यहाँ पे हमने लिखा है भाई पोर्टफोलियो एल इज लेसर ओवर वैल्यूड देन बी, एंड ओवरऑल अपने जो है वो पोर्टफोलियो बी जो है, अच्छा ओवरऑल बेसिस पे भी अपने को बात करनी है. पहले तो हमने यहाँ लिख दिया भाई एल जो है वो थोड़ा सा लेसर ओवर वैल्यूड है देन बी, तो ये थोड़ा सा बेटर है. एंड लास्ट में ये और क्वेश्चन आया कि बॉस आप ये बताओ, जस्टिफाई करो कि आप किसके साथ जाओगे. तो एक तो ये आता है कि भाई आप अल्फा देख लो, दूसरा ये आता है कि अल्फा को मारो गोली. आप एब्सोल्यूट रिटर्न भी देख करके बता सकते हो. एब्सोल्यूट रिटर्न देखने वालों का एक नजरिए में कमी ये होता है कि वो लोग रिस्क की तरफ देखते नहीं है, विच इन माई व्यू इज अ वेरी बैड डिसीजन टू टेक. मैंने लाइफ में पैसे खोए हैं अर्ली इयर्स में इन स्टॉक मार्केट बाय लुकिंग ओनली एट द रिटर्न साइड, तो वो काम एकदम नहीं करना चाहिए. आपको रिटर्न्स के साथ में रिस्क देखना चाहिए, बट बुक में आंसर ये लिखा है कि भैया रिटर्न के हिसाब से तो बी बेटर लग रहा है, तो वी विल गो विद बी. एंड वो सच भी बात है. बी के केस में रिटर्न आ रहा है 13.25%, एल के केस में रिटर्न आ रहा है 13.15%. सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिटर्न्स बी इज बेटर देन एल. तो ये भी कमेंट्री में हम लिखेंगे तो जरूर, पर रियल लाइफ में कभी नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत पैसे हरा सकता है आपको, ये बात का ध्यान रखना. सो ये था आपके लिए क्वेश्चन नंबर 21. आई होप यू हैव एंजॉयड दिस क्वेश्चन. बहुत आसान था, बहुत सिंपल था, एमक्यूबी दिसंबर 25 में आया हुआ सवाल. नेक्स्ट सवाल में आगे बढ़ते हैं दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 22 में आ जाते हैं. नंबर्स में मत जाइएगा, नंबर्स बदल सकते हैं, लेकिन सवाल क्या है? सवाल है 4 म्यूचुअल फंड्स को लेकर के. ये एमक्यूबी दिसंबर 25 में आया हुआ था. अब इस सवाल को मैंने मॉडरेट कैटेगरी में डाला है. हालांकि आपको कोई क्वेश्चन बैंक में मॉडरेट इस तरह की कोई कैटेगरी नहीं दिख रही है, फिलहाल तो नहीं दिख रही है, आगे आने वाले टर्म्स में हो सकता है हम ऐड करें, लेकिन अभी के लिए तो कोई आपको कैटेगरी नहीं दिख रही. पर मैं वीडियो में जरूर उसको डिस्कस करता हूं कि मेरे हिसाब से ये कैसा है. मेरे हिसाब से ये मॉडरेट कैटेगरी का है. एंड मॉडरेट सिर्फ इस वजह से है कि ये हार्ड नहीं है, पर इस सवाल में अनसिस्टमैटिक रिस्क का मेंशन है. एंड मैं जितना आप लोग को जानता हूं, अनसिस्टमैटिक रिस्क का मेंशन होते ही आपके हाथ पैर फूलने लग जाते हैं. आपको ऐसा लगता है भाई अब ये कैसे बनेगा. ठीक है, सवाल में कुछ गलतियां भी है, तो उन गलतियों की वजह से भी मैं इस सवाल को मॉडरेट कैटेगरी में डाल रहा हूं. गलतियां क्या है मैं आपको बताता हूं. सवाल में आपको 4 फंड्स दिए हुए हैं, सबके अल्फाज दिए हुए हैं. नाउ अल्फा इज गिवन इन परसेंटेज फॉर्म, यानी कि ये आपके AR में से अगर आप ER माइनस करेंगे तो अल्फा आएगा. तो AR और ER के बीच का फर्क है. जहां नेगेटिव है इसका मतलब ER ज्यादा है AR से, जहां पॉजिटिव है वहां AR ज्यादा है ER से. हेवी लगा तो छोड़ दीजिएगा इस बात को. दूसरा, सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क आपको सामने दिया हुआ है, बट ये दोनों में डिग्री जो इनका यूनिट दिया हुआ है वो परसेंटेज दिया हुआ है, जो कि निहायत ही गलत है. सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क को स्क्वायर्ड यूनिट्स में रिपोर्ट किया जाता है. टेक्निकल बात है, तो दोनों का जो यूनिट था वो परसेंटेज स्क्वायर लिखना चाहिए था. दे हैव नॉट रिटन दिस. इससे बहुत बड़ी कंफ्यूजन जनरेट हो सकती है. क्यों? अब ये कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं. ये एसडी कंप्यूट करेंगे बाय टेकिंग सिस्टमैटिक रिस्क, बाय टेकिंग अनसिस्टमैटिक रिस्क, दोनों को जोड़ करके पावर 1/2 करेंगे या फिर अंडर रूट करेंगे. यानी कि ये दोनों को जोड़ करके उसको वेरिएंस बना रहे हैं और फिर वेरिएंस को अंडर रूट करके एसडी कर रहे हैं.
बहुत अच्छी बात, करो, कोई दिक्कत नहीं है। हम हमेशा ही ऐसा करते हैं कि सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क को स्क्वायर्ड यूनिट्स में रखते हैं, जोड़ करके वेरिएंस पहुंचता है और वेरिएंस से आप अंडर रूट करके एसडी पे पहुंचते हो। दुनिया ऐसे काम करती है। पर फिर परसेंटेज कैसे लिख दिया आपने यूनिट्स में? तो यूनिट्स में परसेंटेज लिखना मेरे हिसाब से घोर अपराध है। इट शुड हैव बीन रिटन एज परसेंटेज स्क्वायर। ये मेरे हिसाब से कंफ्यूजन ऐड करता है। सवाल कल को एग्जाम में आ जाए तो थोड़ा सा बच के रहिएगा। तो आपके पास में यहाँ पे सिस्टमैटिक रिस्क का, अनसिस्टमैटिक रिस्क का जोड़ करके वेरिएंस तक पहुंचेंगे। सवाल में को रिलेशनशिप मैट्रिक्स भी दिया हुआ है। को रिलेशनशिप ये WXYZ के साथ दिया हुआ है, जो कोई लेना देना ही नहीं है। स्टॉक्स आपके पास है ABCD, ठीक है, और बाद में यहाँ पे को रिलेशन मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है विथ ऑल द आइटम्स, ठीक है, वो WXYZ है। तो मैं एक बार के लिए मान लेता हूं ये भी WXYZ गलत लिखा है। ये है A, ये है B, ये है C और ये है D, मैं मान लेता हूं एक बार के लिए। लेकिन हमको को रिलेशनशिप का क्या करना है एक दूसरे के साथ में? हमको मार्केट के साथ को रिलेशनशिप जरूर चाहिए, क्योंकि मार्केट के साथ को रिलेशनशिप होगा तो हम बीटा कैलकुलेट कर पाएंगे, तो वो काम की चीज है। बट अदर देन दैट और कुछ भी काम का नहीं है। तो ये इतना पोर्शन मेरे हिसाब से कोई काम का नहीं है, पर ये वाला पोर्शन काम का होगा। आगे जाके सवाल में बोला है कि आपका RM है 15, आपका वेरिएंस ऑफ द मार्केट है 25। तो वेरिएंस ऑफ द मार्केट अगर 25 है तो फिर मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन होगा 5। सो सिग्मा M इज इक्वल टू 5, रिस्क रेट है 7% का। तो सवाल अगर आप देखें तो आपके पास अब एक्सपेक्टेड रिटर्न कंप्यूट करने के लिए सारे आइटम आ गए एक्सेप्ट फॉर बीटा। और बीटा कंप्यूट करने के लिए आपको फॉर्मूला चाहिए R इंटू सिग्मा ऑफ द एसेट डिवाइडेड बाई सिग्मा ऑफ द मार्केट। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपको चाहिए को रिलेशनशिप ऑफ द स्टॉक्स विथ द मार्केट इंटू सिग्मा ऑफ दैट स्टॉक डिवाइडेड बाई सिग्मा ऑफ द मार्केट। ये फॉर्मूला जिनको याद नहीं है याद कर लो, एग्जाम के पहले ये याद हो जाना चाहिए। अब ये वाले फॉर्मूला से बीटा तो आ जाएगा, बट आपके पास में फिलहाल स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द स्टॉक्स नहीं है, तो वो आएगा कैसे? सिंपल अप्रोच है, आपके पास सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क है, दोनों को जोड़िए, वेरिएंस आएगा, वेरिएंस को अंडर रूट कीजिए तो एसडी आएगा, फिर आप आराम से अपने बीटा कंप्यूट कर लीजिएगा। ये सब ऑब्वियसली मैं कैलकुलेशन में शो करूंगा। एक बार बीटा आपके पास आ जाए तो बीटा के बाद आप AR जरूर निकाल लेना। कैसे आएगा आप देखो, मैं अप्रोच आपको बता देता हूं। आप सबसे पहले बीटा निकालो। बीटा निकालने के लिए आपको R चाहिए, आपको सिग्मा I चाहिए, आपको सिग्मा M चाहिए, करेक्ट। तो आपके पास R ऑलरेडी है, सिग्मा M ऑलरेडी है, सिग्मा I चाहिए। सिग्मा I के लिए आप सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक को जोड़ करके अंडर रूट करेंगे, ठीक है। वंस यू हैव योर बीटा, बीटा के बाद आप एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लेना। एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाए तो उसमें आप अल्फा जोड़ करके एक्चुअल रिटर्न निकाल लेना। एक्चुअल रिटर्न आ जाएगा तो वो आपके स्टॉक का RI हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टॉक का RI हो जाएगा। बाद बाकी आपको सवाल में RM, RF और सब कुछ दिया हुआ है। आपको ट्रेनर, शार्प जो भी कंप्यूट करना होगा सब हो जाएगा, कोई बड़ी बात है ही नहीं। तो आओ देख लेते हैं भाई सवाल कैसे बन रहा है। सबसे पहले आप देखिए फंड्स के नाम है ABCD, फिर उसके बाद इनके सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क, दोनों को जोड़ा तो आ गया वेरिएंस, वेरिएंस को अंडर रूट किया तो आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर बीटा कैलकुलेशन के लिए हमने लिया बीटा इज इक्वल टू R इंटू सिग्मा ऑफ द स्टॉक डिवाइडेड बाई सिग्मा ऑफ द मार्केट। हमने बड़े खूबसूरती से इसको कंप्यूट किया है। बीटा की वैल्यूज आपके सामने आ रही है 0.4, 0.38 एंड समथिंग समथिंग लाइक दैट, 0.36 एंड 0.41। अब बीटा आपके पास आ गया। अब आपको शार्प और ट्रेनर सॉल्व करना है, तो आपको फिर से पहले तो कंप्यूट करना पड़ेगा अपने स्टॉक का रिटर्न विच इज AR। AR निकालने के लिए आप पहले ER निकाल लो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सबसे पहले फंड के नाम के साथ ER कंप्यूट किया। ER कंप्यूटेशन के लिए चाहिए RF, RM, बीटा, तो आपके पास बीटा आ चुका है, RM, RF दिया हुआ है, ER सॉल्व हो जाएगा। ER में अल्फा ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका खुद का रिटर्न विच इज AR, या फिर आप इसको सिर्फ RI भी बोल सकते हैं तो वो भी चलेगा। तो आपका रिटर्न होगा एक्सपेक्टेड रिटर्न प्लस अल्फा, तो इससे आपका खुद का रिटर्न आ जाएगा। खुद का रिटर्न आने के बाद शार्प और ट्रेनर निकालना आसान है, फॉर्मूले अगर याद हो ऑब्वियसली तो। सो फॉर्मूला होता है रिटर्न ऑफ द फंड माइनस रिस्क फ्री रेट डिवाइडेड बाय सिग्मा। जब आप सिग्मा से डिवाइड करते हैं तो होता है शार्प, रैंकिंग हो जाएगी, और फिर जब आप डिवाइड बाय बीटा करेंगे तो आएगा ट्रेनर, उसकी भी रैंकिंग हो जाएगी। रिजल्ट्स आपके सामने है, इसमें और फर्दर कुछ भी एक्सप्लेन करने को है नहीं। सो दीज आर दी RI वैल्यूज, दिस इज RI माइनस RF, देन यू हैव बीटा एंड सिग्मा बोथ गिवन। शार्प निकाल सकते हो, उसकी रैंकिंग कर सकते हो, ट्रेनर निकाल सकते हो, उसकी रैंकिंग कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज बच्चा सवाल। सो ये था एक और सवाल, इजी सा सवाल था, हालांकि मैंने इसको मॉडरेट कैटेगरी में डाला ओनली बिकॉज यू हैव टू डील विथ सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क एंड थोड़ा बहुत
सवाल में एरर था, परसेंटेज स्क्वायर नहीं लिख करके परसेंटेज लिखा, तो वो थोड़ा सा हो सकता है किसी के लिए पेचीदा हो जाए। मेरे जैसे ज्यादा टेक्निकल देखोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि फिर डर लगेगा कि एग्जैक्टली है क्या। चलो एनीवेज आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चों के दिमाग में घुसी नहीं होगी ये बात, बट ठीक है, चलता है। आओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ये भी एमक्यूपी में आया। मैं आपको बताया था 4 एमक्यूपी के सवाल हैं जिनको हम कवर कर रहे हैं, ये तो तीसरा ही पहुंचे हम लोग। तो यहाँ पे एमक्यूपी अगर आप देखेंगे, सिंपल सा सवाल था। आपको स्टॉक्स दिए हुए हैं, उनकी मार्केट वैल्यू दी हुई है, बीटा दी हुई है, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स दिए हुए हैं। कम ऑन यार, ये सवाल शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। कैसे? पहला, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न गलत, टर्मिनोलॉजी यूज गलत करा है। ये होना चाहिए एक्चुअल रिटर्न। फ्रैंकली ये क्या होना चाहिए? एक्चुअल रिटर्न। तो पहला, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न का टर्मिनोलॉजी गलत यूज किया इन्होंने। नेक्स्ट, सवाल में आपको मार्केट वैल्यूज दी हुई है, बीटा दी हुई है। अगर आगे जाकर के बोलता है पोर्टफोलियो बीटा कंप्यूट करने को, तो वो निकाला जा सकता है। आप वेट्स कंप्यूट कर लेना, वेट्स और बीटा को मल्टीप्लाई कर लेना, और फिर लास्ट में टोटल कर देना उस कॉलम का, तो उससे आपका बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो आ जाएगा। मुश्किल नहीं है। हालांकि इन्होंने सवाल में क्या पूछा? क्रिटिकली एसेस करो पोर्टफोलियो के एक्सपेक्टेड रिटर्न यूजिंग CAPM, गिवन रिस्क रेट इज गिवन 9%, मार्केट रिटर्न इज 15%, एंड यू ऑलरेडी हैव बीटास। तो सवाल क्या है? बहुत सिंपल है। आपके पास बीटा है, आपके पास RF है, आपके पास RM है, तो आप ER निकालिए। ER इज एक्सपेक्टेड रिटर्न। फिर ये जो एक्सपेक्टेड रिटर्न बोला है वो एक्चुअल में आपका एक्चुअल रिटर्न है, उससे इसको कंपेयर कीजिए। कंपैरिजन करने के बाद आपको वैल्यूएशन पे कमेंट करना है। सिंपल हिसाब किताब है। इफ योर AR इज ग्रेटर देन योर ER, तो उस केस में आप स्टॉक को खरीदना चाहेंगे। भाई कोई स्टॉक है जो रिटर्न दे रहा 20%, जबकि हमारी एक्सपेक्टेशन है 15%, तो ये तो अच्छा स्टॉक है। अच्छा स्टॉक है तो खरीदेंगे। खरीदने कोई भी चीज को जाता है तो वो अंडर वैल्यूड हो जाता है। क्या हो जाता है? अंडर वैल्यूड। और अगर आपका एक्चुअल रिटर्न आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न से कम आ रहा है तो फालतू स्टॉक है, बेचने का है, बेचने का है, तो आप उसको ओवर वैल्यूड कमेंट में डालेंगे। तो ये टर्मिनोलॉजीज हम लोग यहाँ पे सीख करके एनालिसिस में कवर कर रहे हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी इसमें नहीं है। एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लीजिए, एक्सपेक्टेड रिटर्न को अपने एक्चुअल रिटर्न से कंपेयर कर लीजिए, अल्फा निकाल लीजिए। अल्फा अगर पॉजिटिव आता है तो आप खरीदना चाहेंगे, खरीदेंगे तो अंडर वैल्यूड है, और अगर नेगेटिव आता है तो आप बेचना चाहेंगे, बेचना है तो ओवर वैल्यूड है। तो ओवर एंड अंडर वैल्यूड का डिसीजन कैसे लेते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे पोर्टफोलियो का भी बीटा निकाले। पूछा था क्या भाई? नहीं भाई, कहीं कुछ नहीं पूछा था, पूछा ही नहीं था। अच्छा ओके, बोला है पोर्टफोलियो का भी तुम रिटर्न निकाल करके दिखाओ। तो पोर्टफोलियो का बीटा निकालना पड़ेगा, और फिर बीटा निकाल करके, अच्छा सीधा ही रिटर्न ही निकाल दिया, बात ही खत्म हो गया। फिर बीटा क्यों निकालना है? आपके पास आपका पोर्टफोलियो है, आपके पास अपने एक्चुअल रिटर्न्स हैं, आप वेटेड एवरेज करके अपने पोर्टफोलियो रिटर्न्स निकाल सकते हैं। तो ये सवाल में पूछा गया था, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, तो वो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, हाँ बस ER लिया हमने यहाँ पे, ये ध्यान रखना। हम लोग यहाँ पे जो रिटर्न्स दिए हुए थे वो नहीं लिया है, क्योंकि सवाल में बोला था CAPM के हिसाब से बताओ। तो CAPM के हिसाब से तो ER होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न जो हमने कंप्यूट किया था यहाँ पे, वो वाली वैल्यूज लेनी है along with the weights that have been already given। सवाल का स्टैंडर्ड बिलो एवरेज कुछ भी नहीं था, बहुत इजी था। एग्जाम में आएगा तो खूब मजा आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल मिलेगा MQP से। अनदर क्वेश्चन फ्रॉम MQP December 25। जून 25 में भी इन्होंने TWROR पे सवाल पूछा, फिर MWROR पे सवाल उस समय भी पूछा, अभी फिर से पूछ लिया December 25 में। अब एग्जाम में ये आया नहीं है, पर मुझे लग रहा है कि जून 26 वालों तुम्हारे एग्जाम में ये टपकने के लिए तैयार हो चुका है, तो इस कैटेगरी को तैयार कर लेना। सवाल क्या है? अ फंड हैड ₹1000 ऑन 1st of January 2022, अ नेट कैश फ्लो ऑफ 170 वाज रिसीव्ड ऑन 1st January 2023, यानी एक साल बाद इसको 170 मिल गए, एंड फर्दर 500 ऑन 1st January 24। सो बेसिकली कहानी ये हो रही है कि शुरुआत में इसके पास थे 1000, फिर इसके पास एक साल बाद आए 170, फिर एक साल बाद इसके पास और आया 500। ये सारा फंडिंग इस फंड के पास आ रहा है। इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव होगा, लेकिन फंड के पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव होगा। हम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सॉल्व कर रहे हैं। बात बाकी 2022 में हमारे फंड का बैलेंस 1030 पहुंच गया, यानी जहां स्टार्टिंग हुई थी 1000 पे, अब हम 1030 पहुंच गए थे बिफोर फंडिंग। सो नेचुरली 3% का आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद 1030 में आपने 170 ऐड होते देखा, पैसा आया तो जुड़ गया इसमें, 1200 आपके पास हो गया। एक साल बाद आप 1200 पे ही अटके रह गए, यानी 0% रिटर्न मिला आपको सेकेंड ईयर में। ये सारी कैलकुलेशंस मैं दिखाऊंगा, अभी तो सिर्फ पढ़ के सुना रहा हूं, दिखाऊंगा आपको सारी कंप्यूटेशन। लास्ट में आपको बोला है
using the fund value on 1st January 2022 calculate the value of the fund on 1st January 31st December 2024। यानी एकदम लास्ट में हमारा क्या वैल्यू रहा फंड का ये हम लोगों को पता नहीं है, तो वो हमसे पूछा जा रहा है। हमको बोल रहा है कि जो MWROR अर्न्ड है फॉर द फंड फ्रॉम 1st January 2022 to 31st December 2024 is 3%। तो कहानी अब समझ में आ रही है। बेसिकली आपका पूरा कैश फ्लो पैटर्न का IRR आ रहा है 3%। ये सवाल में MWRR कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोल रहा है, चला के दे दिया, लास्ट वाला कैश फ्लो हमको नहीं मालूम। तो बहुत ही साधारण सा सवाल है, आपको बस अपने कैश फ्लोज ढूंढने हैं, मेरे हिसाब से आसान है। आपका डे 1 पे देखो, मैं ऐसे समझा रहा हूं, 3 साल का सवाल है। आपके पास शुरुआत में 1000 आए, फिर आपके पास बीच में 170 आया, फिर आपके पास एक बार 500 आया, करेक्ट। आपका फंड का वैल्यू यहाँ पे जो भी रिपोर्ट हुआ होगा, पर उसका कोई कैश फ्लो मूवमेंट नहीं हुआ था, याद रखिएगा। यहाँ पे भी आपका कोई भी फंड में कैश फ्लो मूवमेंट अदर देन 500 का नहीं हुआ था, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। लास्ट में जाकर के बस यहाँ पे एक कैश फ्लो होगा, जो कैश फ्लो एग्जैक्टली उतना होना चाहिए कि ये पैसे सारे के सारे 3% पे ग्रो करें, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाए। तो कितना आसान सवाल हो गया, सबको 3% पे ग्रो कर दो। सो बेसिकली 1000 इंटू 1.03 टू द पावर 3, 170 इंटू 1.03 टू द पावर 2 एंड 500 इंटू 1.03 टू द पावर 1, जो भी आएगा वही हमारा फाइनल वैल्यू होगा। अब ये देख करके यार चौक मत जाना, ये हुआ कैसे है। मैंने आपको अभी ही बताया था, यहां पे आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट करवाए, यहां पे आपने 170 और यहां पे 500। आपका लास्ट में फंड वैल्यू इतना होना चाहिए कि आपका ओवरऑल रिटर्न 3% बने। तो बेसिकली सारे पैसों को 3% के हिसाब से आप कंपाउंडिंग करेंगे। 1000 कंपाउंड होगा 3 बार, 170 कंपाउंड होगा 2 बार, 500 कंपाउंड होगा 1 बार। कंपाउंडिंग करके फाइनल वैल्यू आया 1788.08। 1788.08। तो ये तो था अपने लिए MWROR बेसिकली IRR वाला सवाल। अब आते हैं TWROR में। तो TWROR की कहानी कैसे समझ में आएगी, सिंपल है। आपका ईयर 1 शुरू करते हैं। ईयर 1 में आपके पास 1000 रुपए थे, ठीक है, और वो वैल्यू 1030 पहुंची, यानी आपको 3% का रिटर्न मिला। इस 1030 पे 170 का फर्दर इन्वेस्टमेंट हुआ, तो ये 1200 भी पहुंच गया था। ईयर 2 में आपने स्टार्ट करा 1200 पे, एंड भी 1200 पे ही किया, क्या बेकार है, तो आपका रिटर्न 0% बना। लेकिन इस पे आपको और फर्दर 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट मिल गई, तो आप 1700 पे पहुंचे। फिर आप आते हैं ईयर 3 पे। ईयर 3 शुरुआत आपने 1700 पे किया और एंड आपने वहां किया जो हमने कैलकुलेट किया था 17 कितना 1788.88 1788.8। तो यहां पे भी रिटर्न निकाला जा सकता है 1788.8 डिवाइडेड बाई 1700। तो यहां रिटर्न आ रहा है 5.22% का। तो आपके पास R1 आ गया 3%, R2 आ गया 0% एंड R3 आ गया 5.22%। आप इसका ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे ये काम किया है 1 प्लस R1 इंटू 1 प्लस R2 इंटू 1 प्लस R3 टू द पावर 1/3 माइनस 1 डर्टी पावर का एप्लीकेशन होगा। 3% पहला रिटर्न, दूसरे वाले में 0% है, सो 1 प्लस 0% इज स्टिल 1। सो ये 1 लिया है हमने उसके जगह, एंड लास्ट वाला 5.22%। इसमें पावर में 1/3 है, तो डर्टी पावर लगा करके आप लास्ट में 2.72% के रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। आसान सा सवाल था, थोड़ा सा ऑब्वियसली कैश फ्लो तो आपको पकड़ में आना चाहिए, बाद बाकी सवाल इजी था। क्वेश्चन नंबर 24 MQP December 25। वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम TWROR एंड MWROR कैटेगरी एग्जाम में आने का चांस है। अब अपने आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है December 25 में, इजी कैटेगरी में इसको डाला है मैंने। सवाल क्या था, ये एग्जाम में आया था बाय द वे। देयर आर 2 पोर्टफोलियोज, एक पोर्टफोलियो का नाम है मून, एक का नाम है सन। दोनों के पिछले 4 साल के इंफॉर्मेशन आपको दिए हुए हैं। एकदम ऐसा देखेला देखेला लग रहा है सवाल, एकदम देखेला है। ये MQP में देखा हमने सवाल, वो टेबल ऐसे प्रेजेंटेड थी, ये थोड़ी लंबी प्रेजेंटेड है और कोई फर्क नहीं है। आप यहाँ पे अपने एक्चुअल रिटर्न्स निकाल लीजिए, एवरेज ऑफ द टू। फिर आपको बीटा दिया हुआ 1.8 एंड 1.4। आपको यहाँ पे RM दिया हुआ है, RF दिया हुआ है, तो आप अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लीजिए। जाहिर सी बात है आप एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालेंगे, वो आपकी रिक्वायरमेंट नंबर 1 है। फिर नंबर 2 आया अल्फा एडजस्टेड रिटर्न। नाउ व्हाट इज अल्फा एडजस्टेड रिटर्न? अल्फा एडजस्टेड रिटर्न इज बेसिकली ER प्लस अल्फा, यानी AR आप जब इस तरह से निकाले ER प्लस अल्फा, उसको हम कहते हैं अल्फा एडजस्टेड रिटर्न। क्या मतलब, कुछ भी नहीं है ना इसमें, तो बोलने वाली क्या बात है। आप यहाँ पे जो एवरेज निकालेंगे वही अल्फा एडजस्टेड है।
और नहीं तो आप ER प्लस अल्फा करके उसको दिखा सकते हैं, उसको भी अल्फा एडजस्टेड कहेंगे। लास्ट में आपको बोला किधर जाएं किधर नहीं जाएं, तो सीधा कानून है, इफ AR इज ग्रेटर देन ER वी विल बाय, यानी कि हम उसको अंडर वैल्यूड कहेंगे, एंड इफ AR is less than ER we will not buy, and if we are not buying हम उसको ओवर वैल्यूड कहेंगे। कानून एकदम सिंपल है, आप देख सकते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने निकाल लिया, बीटा हमारे पास थी, बाद बाकी हमारे पास में RF RM सब कुछ था, सॉल्व कर दिया 15.4 एंड 13.2। फिर हमने यहाँ पे अल्फा निकाला। अब ये खराब लगता है मुझे देख करके, भाई तुम्हारा एवरेज आया है, ठीक है, एवरेज तुमने निकाला, और एवरेज निकालने के बाद तुम हर साल अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न इसमें से माइनस कर रहे हो, फिर तुम्हारे पास एवरेज में अल्फा आ रहा है, फिर इस अल्फा को ER में ऐड करके तुम वापस वहीं पहुंच रहे हो जहां तुमने शुरुआत किया। ये थोड़ा खराब लग रहा है, मैं बता रहा हूं आपको। इसका एवरेज करोगे ना तो 14.45 आ जाएगा, करेक्ट। इसका एवरेज करोगे तो 14.16 आ जाएगा, मैं सच बता रहा हूं, आ जाएगा, आप करके देख लेना। सो व्हाट वी हैव एक्चुअली डन हियर, हमने हर साल के रिटर्न में से एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस किया, हर साल अल्फा निकाला, हर साल अल्फा निकाल करके लास्ट में अल्फा का टोटल किया, अल्फा का एवरेज किया डिवाइड बाय 4 करके, तो अल्फा आया, पहले वाले का नेगेटिव है, दूसरे वाले का पॉजिटिव है। फिर हमने जो भी हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न आया हुआ है उसमें अल्फा को ऐड किया, अगर माइनस हो तो ऑब्वियसली माइनस किया, तो हमारा पहला वाला अल्फा आ रहा है 14.45% और दूसरा वाला आ रहा है 14.16%। ये दोनों ही वैल्यूज सिर्फ एवरेज करके भी आ सकती थी जो 4 वैल्यूज दी हुई थी उससे, बट ठीक है, हमारी भैया मस्ती तो देखो हम कैसे कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका प्रोसेस थोड़ा सा अतरंगी आपको लग सकता है, बाद बाकी डिफिकल्ट तो एकदम भी नहीं है। एक बार इसको व्यू जरूर कर लीजिएगा, फालतू सा सवाल है, फालतू सी प्रेजेंटेशन है, बट अब जो है सो है। फिर अपने लास्ट में जवाब दे रहे हैं कि भैया किधर जाएं किधर नहीं जाएं, तो क्लियरली यार एक में आपका अल्फा पॉजिटिव आ रहा है, एक में आ रहा है नेगेटिव, तो अल्फा के बेसिस पे आप जवाब दे सकते हैं। अल्फा के बेसिस पे मेरे हिसाब से सन का अल्फा आ रहा है पॉजिटिव, सो विल गो विद दैट। लेकिन फिर आप बोलेंगे कि नहीं भैया हम अल्फा के हिसाब से नहीं, हम तो टोटल रिटर्न के हिसाब से भी देखेंगे, तो दे दो भाई, उसका भी जवाब दे दो। टोटल रिटर्न के हिसाब से अगर हम जाएं तो भैया 14.45 है ऑफ मून, जबकि सन का है 14.16। सो एब्सोल्यूट बेसिस पे अगर आप रिटर्न ऑब्जर्व करते हैं तब तो भैया मून जीत रहा है सन के ऊपर में, तो आप वहां पे मून को जिता दीजिए। तो हमने यहां देखिए दोनों का ही जवाब दे दिया। अल्फा एडजस्टेड रिटर्न के हिसाब से वी विल गो विथ मून, क्योंकि उसका सबसे ज्यादा रिटर्न है, सो दिस इज एज पर रिटर्न्स। एंड दूसरा है अल्फा के हिसाब से, तो सन का अल्फा पॉजिटिव है, सो हम उस समय सन को प्रेफर करेंगे ओवर मून। सो एक बार अल्फा के हिसाब से जवाब दे दिया, एक बार अल्फा एडजस्टेड रिटर्न के हिसाब से जवाब दे दिया, एंड इस तरह से अपना ये एनालिसिस होता है कंप्लीट। ये था आपके लिए क्वेश्चन नंबर 25, दिसंबर 25 में आया हुआ इजी सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में, दिसंबर 25 में ये भी आया हुआ था, इजी सवाल है। आपके पास 3 फंड हैं, रॉक्स, सेज एंड टॉम, ठीक है। इनके रिटर्न्स दिए हुए हैं आपको, तो आप इसे एक्चुअल रिटर्न मानेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशंस दिए हुए हैं, को रिलेशनशिप्स दिए हुए हैं। आपको पता है ये सवाल कहां जा रहा है, दे विल ट्राई टू फाइंड आउट R इंटू सिग्मा आई बाई सिग्मा एम। सो ये आपसे बीटा कंप्यूट करवाना चाहते हैं। ये रहा आपका खुद का सिग्मा, ये रहा R, और मार्केट का कहीं ना कहीं दिया रहेगा, मार्केट का ये रहा सिग्मा। सो सिग्मा ऑफ द मार्केट इज इक्वल टू 1.20। तो पहला तो बच्चों बीटा कैलकुलेट कर लेना, सवाल में पक्का पूछेगा। बाद बाकी आपको RM और RF दिया है, तो भाई खेला सबको समझ में आ गया। आप यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालेंगे, RM प्लस RF, RM माइनस RF इंटू बीटा करके, बीटा निकल ही जाएगा पहले। तो फिर ER को AR को कंपेयर करना, अल्फा निकाल लेना, ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड जो भी है उसका कहानी बता देना। नहीं ये सवाल थोड़ा सा बदला इन्होंने, शार्प ट्रेनर और जेनसेंस अल्फा हमसे कैलकुलेट करवाएंगे। ठीक है यार, सब वही तो बात हो रहा है, क्या ही फर्क पड़ रहा है। तो आप सबसे पहले बीटा निकाल लो, करेक्ट। आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलरेडी है, आप खुद का जो रिटर्न है वो RI है, और बस क्या करना है, RI माइनस RF, एक बार आप डिवाइड करेंगे भाई सिग्मा आई, तो आएगा आपका शार्प। एक बार आप करेंगे RI माइनस RF डिवाइडेड बाई बीटा आई, तो आएगा ट्रेनर। और जेनसेंस अल्फा के लिए जो भी आपका AR आया हुआ है, दिया हुआ है, उसमें से आप ER माइनस कर दीजिएगा। ER निकालना पड़ेगा, तकलीफ करनी पड़ेगी, और ER के लिए बीटा कंप्यूट करना पड़ेगा। बीटा खैर आपको इसके लिए भी करना पड़ेगा, ट्रेनर के लिए भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले यही देख लेते हैं। शार्प के लिए कुछ नहीं करना पड़ा, शार्प में आपका खुद का रिटर्न है, सब में से रिस्क रेट माइनस कर दो, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, डिवाइड करके कैलकुलेट कर लो, रैंकिंग दे दो, आसान है, हायर द बेटर। ट्रेनर के लिए थोड़ा एफर्ट हो गया, ट्रेनर में बीटा कंप्यूट किया, फॉर्मूला लगाया जो कि आपको सबको पता है,
आर दिया हुआ है, खुद का सिग्मा दिया हुआ है, मार्केट का सिग्मा दिया हुआ है, यूज करो, खुद के बीटा निकाल लो, बीटा आने के बाद सीएपीएम लगा करके ई आर निकाल लो। तो ये टी आर क्यों लिखा हमने इसको, अच्छा अच्छा, ट्रेडर रेशियो हमने डायरेक्ट कैलकुलेट किया है, मैं भावनाओं में बह करके सीएपीएम तक ले गया था, आपको जरूरत ही नहीं है उसकी, आपको तो टीआर कैलकुलेट करना है, ट्रेनर रेशियो, जिसके लिए आर आई माइनस आर एफ डिवाइडेड बाई बीटा करते हैं। आर आई माइनस आर एफ ऊपर कैलकुलेट किया था, डिवाइड कीजिए बीटा से, रिजल्ट आ जाएंगे, रैंकिंग भी कर दीजिए, हायर द बेटर। फिर आते हैं अल्फा में, अल्फा के लिए आपको चाहिए आपका खुद का रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो खुद का रिटर्न तो दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड रिटर्न के लिए सीएपीएम लगाइए, तो ये रहा एक्सपेक्टेड रिटर्न, सीएपीएम लगाने के बाद रिजल्ट्स आ गए, कंपेयर कीजिए अपने रिटर्न को विद द एक्सपेक्टेड रिटर्न, यू विल गेट योर अल्फा। अल्फा अगर आपका आता है पॉजिटिव तो बेटर रैंक है, नेगेटिव आता है तो खराब रैंक है, ये लास्ट वाले का रैंक 3 होगा। सो इसके रैंकिंग आ रही है 1 2 3, इसमें भी हायर द बेटर वाला कॉन्सेप्ट चलेगा। And with that being said, this question is also over and there are no more questions to do as of now. जून 26 के लिए हमने अपडेट कर दिया है दिसंबर 25 तक के सारे MQP PTPs को, एंड आई होप आपको मजा आया होगा इस पूरे प्रोसेस में। I'll see you in the next one किसी और चैप्टर में, तब तक के लिए एंजॉय करें, पढ़ाई करते रहें, बाय।